अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू महर प्रोग्रामिंग क्लब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डेटाबेस के कॉन्सेप्ट डेटा नॉर्मलाइजेशन को कि कैसे डेटा नॉर्मलाइज किया जाता है। बेसिकली हम चूज़ करने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली डेटाबेस का प्रोसेस क्या है। सो डेटाबेस का प्रोसेस इस तरह से है कि हमारे पास जो भी डेटा डेटाबेस में पड़ा होता है, वो जिस भी मॉडल में डिज़ाइन पड़ा हो, उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक्सेस करते हैं और एक्सेस करके डेटाबेस एप्लीकेशंस को देते हैं। डेटाबेस एप्लीकेशंस बेसिकली यूज़र्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं और यूज़र्स डेटाबेस में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। ये किसी बैंक का सिस्टम भी हो सकता है, किसी ग्रॉसरी स्टोर का सिस्टम भी हो सकता है, जहाँ पे आप जाते हैं और अपने बिल को रिसीव करते हैं। तो बिल बेसिकली जनरेट हुआ होता है डेटाबेस से। तो डेटाबेस में सारा डाटा ऑलरेडी पड़ा होता है, रेट्स पड़े होते हैं, अकाउंट्स की डिटेल्स पड़ी होती हैं एंड सो ऑन। सो बेसिकली डाटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट होके आ रहा होता है और यहाँ पे जो डेटाबेस में डाटा स्टोर होता है, वो किसी भी मॉडल में हो सकता है। बेसिकली हमारे पास 3 तरह के मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं मोस्ट कॉमनली। और भी मॉडल्स होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले मॉडल 3 होते हैं: हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। इन तीनों में से मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडल होता है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल यानी टेबल मॉडल। इसमें सारा डाटा हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। अगर इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो ये इसकी एग्जांपल है कि ये हमारे पास टेबल बना हुआ है। टेबल में जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स में नाम लिखे हुए हैं प्रोडक्ट्स के, प्राइस लिखी हुई है, क्वांटिटी, ये हेडिंग्स दी हुई हैं और हमने हर रो में एक खास प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, रो नंबर 1 में प्रोडक्ट 1 के बारे में लिखा हुआ है, रो नंबर 2 में प्रोडक्ट 2 के बारे में लिखा हुआ है एंड सो ऑन। ये सारी प्रोडक्ट्स के बारे में इंडिविजुअली हमने डिटेल लिखी हुई है। तो बेसिकली हम जो डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं डेटाबेस में, हम रिलेशनल मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये हमारे पास डेटाबेस है, इस डेटाबेस में हम रिलेशनल मॉडल को इस्तेमाल करते हुए सारा डाटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। सो अब आते हैं हम नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ कि नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जो भी हमारा डाटा टेबल्स में स्टोर है, हम चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में हो। तो सिंपलर फॉर्म में उसको लाने के लिए और रिलायबल फॉर्म में लाने के लिए, सिंपलर फॉर्म और रिलायबल फॉर्म। रिलायबल का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को देर तक इस्तेमाल कर सकें, उसमें फेलियर के चांसेस कम हों, उसमें फ्लॉजेस कम हों, उसके ख़राब होने के चांसेस कम हों। तो बेसिकली हम अपने डाटा को, जो डेटाबेस में पड़ा हुआ है, उसको ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में, ताकि हम उसको ज़्यादा जल्दी एक्सट्रैक्ट कर सकें, ज़्यादा जल्दी एक्सेस कर सकें, हम उसको सिंपलर फॉर्म में रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में रखते हैं और रिलायबल फॉर्म में रखते हैं। इस काम के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें डाटा को नॉर्मलाइज़ करना होता है, ताकि डाटा सिंपलर और रिलायबल फॉर्म में चला जाए, ताकि बाद में जब डाटा को एक्सेस करें डेटाबेस में से तो ज़्यादा टाइम ना लगे, हमारा टाइम सेव हो। तो उस काम के लिए हम डाटा नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अब इस प्रोसेस को अगर देखा जाए तो दिस प्रोसेस वर्क्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस नोन एज नॉर्मल फॉर्म्स। और ये काम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। हम ये काम एक ही दफ़ा में नहीं कर सकते। हमारे पास अननॉर्मलाइज डाटा पड़ा हुआ है, हमें इसे नॉर्मलाइज करना है तो हम एक ही स्टेज में नहीं कर सकते। इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस को हम कवर करते करते अपने डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं। और इन नॉर्मलाइजेशन की जो स्टेजेस होती हैं, उसमें वो बताता है द थ्योरी ऑफ डाटा नॉर्मलाइजेशन इन एसक्यूएल इज स्टिल बीइंग डेवलप्ड फर्दर। यानी वो बताता है कि डेटा नॉर्मलाइजेशन पे भी काम फर्दर अभी चल रहा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पर वो कहता है द डिस्कशन ऑन ऑन सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म। यानी अभी भी जो डिस्कशन चल रही है, जो रिसर्च चल रही है, वो सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म तक चल रही है। लेकिन मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रैक्टिकल जो है वो पहली 3 होती हैं, यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हमारा डाटा काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो चुका होता है। लेकिन जो आगे फोर्थ एंड सो ऑन है, वो सारी उन पे रिसर्च अभी चल रही है। सिक्स्थ पे रिसर्च बेसिकली चल रही है। और मोस्ट कॉमनली जो इस्तेमाल की जाती हैं वो पहली 3 हैं। हम इस लेक्चर में सबको देखेंगे एक दफ़ा, लेकिन हम ज़्यादा फोकस जो करेंगे वो पहली 3 पे करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये इसकी डायग्राम है। इसमें पहली 3 स्टेजेस को कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास अननॉर्मलाइज़ रिलेशंस होते हैं, यानी अननॉर्मलाइज़ टेबल्स होते हैं। उन टेबल्स पे, जैसे अननॉर्मलाइज़ टेबल है तो उसपे हम जब उसमें से रिमूव करेंगे रिपीटिंग ग्रुप्स को। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि रिपीटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, ये पार्शियल डिपेंडेंसीज़ क्या होती हैं, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज़ क्या होती हैं। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। सो ये डायग्राम पहले समझ लें कि अननॉर्मलाइज़ डाटा में से जब हम
रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर दें तो हमारा डाटा पहली नॉर्मल फॉर्म में पहुंच जाता है, यानी पहली स्टेज कवर हो जाती है। जब डाटा हमारे पास पहली नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है तो उसमें से हमने पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना होता है। पार्शियल डिपेंडेंसीज अगर रिमूव कर ली तो हमारा डाटा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जब डाटा हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है तो हमें इसमें से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव करना होता है। जब हम ये रिमूव कर लें तो हमारा डाटा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तो उसमें से हमने रिमेनिंग अनोमलीज को ख़त्म करके डाटा को नॉर्मलाइज करना होता है। अगर हम देखना चाहें स्टेप बाय स्टेप इनको, तो हम फर्दर डिस्कशन को नेक्स्ट लेके चलते हैं। उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा कि की क्या होती है। सो अ की इज अ वैल्यू यूज टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल यूनिकली। यानी आप किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाना चाहते हो तो आपको की डिक्लेयर करनी पड़ती है कि आप किस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाना चाहते हो। मिसाल के तौर पर मैंने स्टूडेंट्स का टेबल बनाया है, तो स्टूडेंट्स के टेबल में ज़ाहिर बात है मैंने पहला जो कॉलम बनाया होगा वो रोल नंबर बनाया होगा। तो रोल नंबर को एज अ की अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मैं रोल नंबर 50 पे जाना चाहता हूं या रोल नंबर 50 वाले स्टूडेंट के रिकॉर्ड पे जाना चाहता हूं, तो मैं जैसे ही 50 टाइप करूंगा फ़ौरन मुझे स्टूडेंट का नाम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, वो सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बेसिकली हमने एक की डिक्लेयर करनी होती है जो कि हमें यूनिकली बता सके कि हम किस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं। और एक नोट आपको याद रखना पड़ेगा, कॉलम्स इन द टेबल्स आर नॉट यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली आर कॉल्ड नॉन की एट्रीब्यूट्स। यानी जो कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई ना कर सके, जैसे देखें नेम का कॉलम है, तो नेम का कॉलम कभी भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता क्योंकि दो स्टूडेंट्स के नाम सेम हो सकते हैं। तो इसलिए हम नेम के कॉलम को एज अ की डिक्लेयर नहीं कर सकते। टेबल में अगर डाटा स्टोर्ड है तो हम नेम के कॉलम को एज अ की डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए नेम का जो कॉलम है वो क्या है, वो नॉन की एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि वो की के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। और जो कॉलम्स हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी टेबल में, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, किसी पर्टिकुलर रो को, टपल को, रो को हम टपल भी कहते हैं डेटाबेस में, तो किसी भी रो को पर्टिकुलरली ये डिस्क्राइब कर सकता है। तो इसलिए जो कॉलम हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम उसको नॉन की एट्रीब्यूट कहते हैं, और जो कर सकें हम उसको की एट्रीब्यूट कहते हैं। और इसमें कीज़ के डिफरेंट नाम भी होते हैं। ये बेसिकली 7 कीज़ हम इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस मॉडल्स में। हम कुछ की डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, लेकिन बाकी की डिस्कशन हम फर्दर एक अनदर लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम उनकी डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमारे पास पहली की होती है प्राइमरी की। अब प्राइमरी क्या होती है? प्राइमरी की इज़ अ सिंगल कॉलम। प्राइमरी की एक सिंगल कॉलम होता है, जो सिंगल कॉलम क्या करता है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपके रिकॉर्ड्स को, जिस भी रिकॉर्ड पे आप जाना चाहें। जैसे मैंने प्रीवियसली एग्जांपल दी, बिल्कुल भी इसी तरह। लेकिन अब आपको याद होना रहना चाहिए कि प्राइमरी की खाली नहीं छोड़ सकते आप। अगर आपने रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर कर दी है किसी टेबल में, तो आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। दूसरी, आप प्राइमरी की वैल्यू मस्ट बी यूनिक। आपकी प्राइमरी की वैल्यू मस्ट यूनिक होनी चाहिए। उसको नेम को आप एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप एड्रेस को एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप ईमेल एड्रेस को एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं कर। तो ये हमारे पास यूनिक होनी चाहिए। सो प्राइमरी की वैल्यू शुड रेयरली बी चेंज्ड। तो ऐसे कॉलम को आपने प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल करना है जो कॉलम, जिस कॉलम के चेंज होने के चांसेस बहुत कम हो। सो प्राइमरी की मस्ट बी गिवन अ वैल्यू व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। और जब भी आपने नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना है तो आपको सबसे पहले उसकी प्राइमरी की एंटर करनी पड़ेगी, यानी उसका रोल नंबर या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा, तभी आप उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर सकेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होती है, प्राइमरी की, जो कि पर्टिकुलरली किसी रिकॉर्ड को टेबल में से निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन में, नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए, कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी को अगर देखा जाए तो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स। ये दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स के दरमियान पाए जाने वाला ऐसा रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स दैट, जिसका मतलब ये होता है, इफ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज नोन, अगर आपको एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पता है तो इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट, तो आप दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू पता कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको रोल नंबर 50 स्टूडेंट्स पे जाना है तो रोल नंबर आपको पता है 50 है, तो रोल नंबर 50 पता है तो आप स्टूडेंट का नाम भी जान सकते हैं, आप उसका एड्रेस भी जान सकते हैं, आप उसका ईमेल एड्रेस भी जान सकते हैं।
सिर्फ क्या है, आपको रोल नंबर पता होना चाहिए तो या रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरा एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, इस टेबल में मैंने जो कॉलम्स बनाए हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम है, स्टूडेंट नेम का कॉलम है, क्लास का कॉलम है, ईमेल का कॉलम है। तो अगर आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर का पता है ना, तो आप इन तीनों कॉलम्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों डिपेंडेंट हैं किस पे, रजिस्ट्रेशन नंबर पे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डिटर्मिनेंट है और ये डिटरमाइंड है। सो रजिस्ट्रेशन नंबर इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ दीज कॉलम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ज़रूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नंबर का एक ही कॉलम इन तीनों को ब्रीफ करे। ऐसे भी टेबल पाए जाते हैं, जैसे ये कोर्सेज का टेबल है, इसमें स्टूडेंट का ये कॉलम बना हुआ है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तो इसमें जो पहले दो कॉलम हैं वो तीसरे के डिटर्मिनेंट है, यानी दो कॉलम यहाँ पे डिटर्मिनेंट हैं और एक यहाँ पे डिटरमाइंड है। यहाँ पे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और इस तरफ भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए हमें याद रहना चाहिए कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, कि किसी कॉलम का किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होना फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाता है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होने लाजमी थे। अब हम चलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे। पहली नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी सेल इन द टेबल शुड हैव ओनली वन एंट्री। यानी आपके टेबल में हर सेल में सिर्फ एक ही एंट्री हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपका डाटा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके टेबल में ऑलरेडी हर कॉलम में एक ही आपने एंट्री की हुई है और डाटा आपको पहली नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी मिल गया है, यानी टेबल आपने बनाया है तो उसमें कोई भी रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं है। रिपीटिंग ग्रुप्स बेसिकली क्या होते हैं कि आप एक सेल में मल्टीपल वैल्यूज को एंटर कर दें, तो दैट विल बी कॉल्ड रिपीटिंग ग्रुप्स। अब वो क्या कहता है, और वी कैन से दैट इफ योर टेबल डोंट हैव रिपीटिंग ग्रुप्स देन योर रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नाउ व्हाट आर द रिपीटिंग ग्रुप्स, जैसे देखें ये एक टेबल है। अब इस टेबल में देखें हमारे पास ये इसमें फुल नेम्स में एक एक एंट्री है, फिजिकल एड्रेस में एक एक एंट्री है, लेकिन यहाँ पे दो दो एंट्री है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, क्लैश ऑफ द टाइटन्स, ये दो एंट्रीज हैं, ये एक अलग एंट्री है, ये एक अलग एंट्री है। देखिए कॉमा से सेपरेट किया गया है, हालांकि कॉमा से सेपरेट नहीं कर सकते आप। ये दो एंट्रीज एक सेल में, ये दो एंट्रीज एक सेल में, ये एक एंट्री है, ये एक एंट्री है, ये दो दो एंट्रीज हैं। तो ये दो दो बेसिकली जो हमारे पास सेल हैं, इनमें रिपीटिंग ग्रुप्स हैं। आपने ये रिपीटिंग ग्रुप्स अगर आपके डाटा में हैं तो आपका डाटा पहली नॉर्मल फॉर्म में नहीं पहुंच सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनको अलग अलग सेल में लिखना पड़ेगा। जैसे देखें ये मैंने इसको अलग अलग कर दिया, ये एक अलग सेल में आ गया, ये एक अलग सेल में आ गया। देखिए ये दो चीज़ें सेम है, ये दो चीज़ें भी सेम है, लेकिन यहाँ दो एंट्रीज थी एक सेल में, मैंने उनका सेल चेंज कर दिया। यहाँ पे एक एंट्री को एक सेल में लिख दिया, दूसरी एंट्री को दूसरे सेल में लिख दिया, और यहाँ पे वो बाकी चीज़ें सेम कर दी। तो ये मेरे रिपीटिंग ग्रुप से मूव हो गए। ये हल होता है बेसिकली, ये सोल्यूशन होता है। अगर आपके टेबल में रिपीटिंग ग्रुप्स पाए जाते हैं तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं इस तरह से, आप उनको एक एक एंट्री कर दें उनकी। तो अब आपका डाटा पहली नॉर्मल फॉर्म तक पहुंच चुका है। अब दूसरी नॉर्मल फॉर्म तक पहुंचने के लिए आपको एक और की याद रखनी पड़ेगी, वो होती है कंपोजिट की। कंपोजिट की इज अ प्राइमरी की कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। जैसे प्राइमरी की थी ना हमारे पास, प्राइमरी की तो एक कॉलम पर मुश्तमिल होती थी, लेकिन कंपोजिट की हमारे पास दो कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है। ये यूज टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे हमारे पास टेबल था, ये एक टेबल है जिसमें हमारे पास ये कॉलम देखें, ये नेम का कॉलम है, ये एड्रेस का कॉलम है, और ये हमारे पास डिफरेंट मूवीज़ का कॉलम है, ये उसके पास मिस्टर एंड मिसेस का कॉलम है। तो इसमें देखें हम इसको इस एक कॉलम को एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि रॉबर्ट फिल दो भी तो हो सकते हैं ना, यानी नाम सेम भी तो हो सकते हैं ना। तो इसलिए नेम और एड्रेस को जब हम कंबाइनली इस्तेमाल करेंगे तो तब हम अपने पर्टिकुलर डाटा तक पहुंच सकते हैं। वो चाहे पर्टिकुलर ये हो, वो चाहे पर्टिकुलर ये हो, हमें ये दो चीज़ें ब्रीफ करेंगे। रॉबर्ट फिल के साथ साथ हम थर्ड स्ट्रीट 34 मेंशन करेंगे, तो हम इन दो कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट विल बी कॉल्ड कंपोजिट की। जब भी हमारे पास
प्राइमरी की के तौर पे 2 कॉलम होते हैं तो हम फिर उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, इसका पूरा नाम कंपोजिट प्राइमरी की है क्योंकि इसमें 2 कॉलम है हमारे पास एज अ प्राइमरी की, so that will be called composite primary key। अब हम चलते हैं अब अपनी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। तो वो कहता है अ रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ योर टेबल डोंट हैव पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर आपके टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हैं। लेकिन ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, वो क्या कहता है, इफ वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। यानी अगर आपके पास जो टेबल है उसमें कोई कॉलम किसी प्राइमरी की के किसी एक पार्ट पर मुश्तमिल है तो फिर हम कहेंगे कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, क्योंकि हमें दो कॉलम या दो बेसिकली ये जैसे हमने प्रीवियसली कॉन्सेप्ट देखा कि हमें ये दो चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं इसको हासिल करने के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, हमें इस चीज़ को कवर करना चाहिए। जैसा कि देखें, अब रूल्स क्या होते हैं, आपका डाटा अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हैं आप, तो आपको पहला पहला रूल तो ये है कि डाटा ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा रूल ये है कि सिंगल कॉलम होना चाहिए प्राइमरी की के तौर पे, दो दो कॉलम में नहीं होने चाहिए। जैसे कंपोजिट प्राइमरी की में दो कॉलम एज अ प्राइमरी की होते हैं ना, तो कंपोजिट प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए, सिर्फ प्राइमरी की होनी चाहिए। इस काम को देखने के लिए देखें, ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल देखें जिसमें स्टूडेंट का एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है, डिपार्टमेंट एक कॉलम है, मंथली फीस एक कॉलम है, कोर्स नंबर एक कॉलम है और कोर्स डेट एक कॉलम है। तो अगर आपको कोर्स डेट चाहिए यहाँ पे, ये देखिए अगर आपको कोर्स डेट चाहिए तो आपको स्टूडेंट की आईडी और कोर्स का नंबर, ये दो चीज़ें मेंशन करेंगे तो तभी आप कोर्स की डेट कंप्लीशन हासिल कर सकते हैं। देखिए ये मैंने नीचे डिपेंडेंसी भी लिखी है, स्टूडेंट आईडी इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ नेम डिपार्टमेंट एंड मंथली फीस, बट स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स नंबर दे आर बोथ डिटर्मिनेंट ऑफ कोर्स डेट। तो बेसिकली हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है, एक कॉलम एज अ प्राइमरी की होना चाहिए। देखिए ना रूल देखे थे हमने कि सेकंड रूल ये क्या है कि सिंगल कॉलम होना चाहिए प्राइमरी की के तौर पे। इसको सिंगल करने के लिए हम इसका हल क्या करते हैं, हम ये एक टेबल अलहदा बना देते हैं और ये टेबल एक अलहदा बना देते हैं। तो देखें हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और मंथली फी, इसका एक टेबल अलग बना दिया। और इसी तरह को स्टूडेंट आईडी, कोर्स नंबर और कोर्स डेट, ये हमने एक अलग टेबल बना दिया। लेकिन स्टूडेंट आईडी यहाँ पे भी सेम है, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे भी सेम है, लेकिन अगर हमें देखें, अगर हमें किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाना है तो हम इस टेबल को इस टेबल के साथ जोड़ देंगे, इसके पहले कॉलम को इसके पहले कॉलम के साथ जोड़ के फिर हम इजीली अपनी कोर्स नंबर पे भी जा सकते हैं और कोर्स डेट पर भी जा सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने का बेहतर तरीका है कि आप उसको दो टेबल्स में डिवाइड कर दें और दोनों टेबल्स को आपस में जोड़ दें। जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है, जोड़ने के लिए हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। अब फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की इज अ रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, इट हेल्प्स टू कनेक्ट योर टेबल। ये फॉरेन की बेसिकली दो टेबल्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। फॉरेन की कैन हैव अ डिफरेंट नेम फ्रॉम इट्स प्राइमरी की। फॉरेन की में का जो कॉलम होता है फॉरेन की में उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है उसकी प्राइमरी की के मुखालिफ। इट इंश्योर्स रो इन वन टेबल हैव कॉरस्पॉन्डिंग रो इन अदर। तो इसमें एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि आपके पास जो भी रो है फॉरेन की में, उसमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे टेबल में उसकी पर्टिकुलर रो अवेलेबल होनी चाहिए। अनलाइक द प्राइमरी की दे डू नॉट हैव बी टू बी यूनिक। फॉरेन की को यूनिक होना लाजमी नहीं है, अ, लेकिन ख़ास तौर पे अगर देखा जाए मोस्ट कॉमनली तो ये यूनिक नहीं होती, ये ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। तो फॉरेन की कैन बी नल इवन इवन दो प्राइमरी की कैन नॉट, यानी प्राइमरी की नल नहीं हो सकती लेकिन फॉरेन की नल भी हो सकती है।
इसके कॉन्सेप्ट को, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपको ये टेबल पे ले चलता हूँ। देखें, ये हमारे पास दो टेबल्स हैं। ये हमारे पास फॉरेन की है, ये मेंबरशिप आईडी, ये फॉरेन की है, और ये मेंबरशिप आईडी प्राइमरी की है। ये पेरेंट टेबल है, ये चाइल्ड टेबल है। पेरेंट टेबल को हमने चाइल्ड टेबल के साथ जोड़ा हुआ है, और पेरेंट टेबल की जो प्राइमरी की है वो प्राइमरी की है, चाइल्ड टेबल की जो प्राइमरी की है वो फॉरेन की है। इन दो तो बाकी की कंस्ट्रेंट्स आपने यहाँ पे देखी कि क्या क्या आपको चीज़ें याद रखनी है। सो फॉरेन की रेफरेंस प्राइमरी की, फॉरेन की कैन ओनली हैव वैल्यू प्रेजेंटेड इन द प्राइमरी की। तो फॉरेन की में सिर्फ वो वैल्यूज हो सकती हैं जो वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। लेकिन यहाँ पे 4 नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ 4 नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ 4 लिखा है तो फिर हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली जो मैंने प्रीवियसली बताया था दो टेबल्स को आपस में जोड़ने का पर्पस, तो ये बेसिकली फॉरेन की को इस्तेमाल किया जाता है दो टेबल्स को आपस में जोड़ने के लिए। तो डाटा हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक आ चुका है। यू विल ओनली बी एबल टू इंसर्ट वैल्यू इनटू योर फॉरेन की दैट एग्जिस्ट इन द यूनिक की इन द पेरेंट टेबल। तो जैसे मैंने बताया कि आप मेंबरशिप आईडी में 101 नहीं लिख सकते, क्योंकि 101 यहाँ नहीं है, तो इसलिए एरर आ जाएगा आपके टेबल में। इसी तरह थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो टू गेट टेबल इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, अगर आप अपने टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक लेके जाना चाहते हैं तो यू हैव टू रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप उसको ले जा सकते हैं। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है क्या? अ ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी इज व्हेन चेंजिंग अ नॉन की कॉलम माइट कॉज एनी ऑफ अदर नॉन की कॉलम टू चेंज। यानी अगर नॉन की कॉलम को चेंज करने पर किसी और नॉन की कॉलम को चेंज करना पड़े, या दूसरे अल्फाज में अगर बात करें तो व्हेन नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड अपॉन अदर नॉन की एट्रीब्यूट, दैट विल बी कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यानी अगर हमारे पास कोई नॉन की एट्रीब्यूट डिटर्मिनेंट हो किसी और नॉन की एट्रीब्यूट का, या आप दूसरे लफ्जों में कहें कि कोई नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड हो किसी और नॉन की एट्रीब्यूट पर, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने लास्ट टाइम पढ़ी है उसी के मुताबिक, तो फिर हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसमें मौजूद है। तो इसलिए हमारे पास जो रूल्स होते हैं, रूल नंबर 1 ये होता है कि डाटा अगर आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक लेके जाना चाहते हैं तो डाटा आपका ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक होना चाहिए, और दूसरा उसमें ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। और इसका हल भी यही होता है कि हम उसको दो टेबल्स में सेपरेट कर दें। अब जैसा कि देखें, ये हमारे पास एक रॉबर्ट फिल है। देखें, चेंज इन नेम, अगर रॉबर्ट फिल का नाम आप चेंज करते हैं तो आपको उसकी सैल्यूशन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ आप कोई फीमेल का नाम लिखते हैं तो उसकी सैल्यूशन ऑटोमेटिकली चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे मिसेज लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ये बेसिकली ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है, ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है। तो किसी नॉन की एट्रीब्यूट के चेंज करने पर आपको किसी और नॉन की एट्रीब्यूट को चेंज करना पड़े, तो दैट विल बी कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सो ये ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है। तो इसका हल के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे एक अगर आप देखें यहाँ पे सपोज करें तो यहाँ पे मेंबरशिप आईडी है, तो यहाँ पे भी मेंबरशिप आईडी है। तो ये फुल नेम्स हैं, फिजिकल, ये मूवीज रेंटेड हैं, ये सोल्यूशन है। सो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम इनके 3 टेबल बना देंगे। देखें, मेंबरशिप आईडी, फुल नेम, फिजिकल एड्रेस और सोल्यूशन आईडी को लेके हमने एक अलग टेबल बना दिया। इसी तरह मेंबरशिप आईडी और मूवीज रेंटेड को लेके हमने एक अलग टेबल बना दिया, और इसी तरह सोल्यूशन आईडी और सोल्यूशन को लेके हमने एक अलग टेबल बना दिया। बेसिकली जो सोल्यूशन था वो यहाँ पे अवेलेबल था, जो कि डिस्टर्ब कर रहा था हमें यहाँ पे उसको सोल्यूशन को चेंज करने में। बेसिकली ये यहाँ सोल्यूशन लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, ये जो सोल्यूशन आईडी है इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया सोल्यूशन आईडी में, और ये जो मेंबरशिप आईडी है इसकी और इसकी दोनों सेम है। तो इन तीनों टेबल्स को आपस में हम जोड़ देंगे, और बाद में हम इजीली किसी में भी चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी तरफ जो चेंज दूसरे टेबल है उसमें चेंजेस अवेलेबल हो जाएंगी, या अगर अवेलेबल नहीं रखना चाहते तो आप ना रखें, वो भी कोई मसला नहीं होगा। तो बेसिकली ये हमारा डाटा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया, यानी सिंपलर से सिंपलर फॉर्म में डाटा हमारे पास प्रोवाइड हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास जो तीनों नॉर्मल फॉर्म थी जिनमें हम डाटा को ज़्यादा सिंपलर और रिलायबल फॉर्म में लेके आते थे, ताकि हमारा डाटा जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। सो ये हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी कवर होगी, जिसमें हमारे पास कोई नॉन की एट्रीब्यूट को हमको चेंज करें भी
तो हमें किसी और नॉन की एट्रीब्यूट को चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखें, अगर रॉबर्ट फिल को हम चेंज करते हैं तो इसकी सोल्यूशन आईडी ये है, तो ऑब्वियसली हम इसको अगर इससे चेंज करते हैं, यानी इसको हम यहाँ ले आते हैं, इसको हम यहाँ ले जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली इसकी आईडी भी चेंज होगी, और जैसी ही आईडी चेंज होगी इनमें भी ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। तो हमें कोई भी हम नॉन के एट्रीब्यूट चेंज करते हैं तो हमें किसी और नॉन के एट्रीब्यूट को चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमने उनको आपस में उनका कनेक्शन इस तरह से कर दिया कि वो अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, वो ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में आ चुके हैं। अब अगर हम नेक्स्ट चलें तो ये हमारे पास फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, जिसमें वो कहता है कि इफ़ नो डेटाबेस टेबल इंस्टेंस कंटेन टू और मोर, यानी अगर हमारे पास डेटाबेस टेबल्स में दो या दो से ज़्यादा इंस्टेंस नहीं है, यानी इसमें एंट्रीज ही दो स्टूडेंट के नाम लिखे हैं बस, तो इंडिपेंडेंट एंड मल्टी वैल्यूज डाटा डिस्क्राइबिंग द रेलिवेंट एंटिटी, देन इट इज फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो फिर आप मोस्ट रेलिवेंट डाटा को उसमें डिस्क्राइब करें और मल्टी वैल्यूड जो टेबल्स हैं उनको आपस में रिलेट करते हुए एंटिटीज को जोड़ दें। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में कहता है कि टेबल इन द फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म ओनली इफ इट इज इन द फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, और डाटा हमारे पास फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब ऑलरेडी वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होगा, एंड इट कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू एनी नंबर ऑफ स्मॉलर टेबल्स विदाउट लूज ऑफ डाटा। तो अगर आपने फर्दर डिवाइड करना है डाटा को टेबल्स में तो आपका डाटा लॉस नहीं होना चाहिए, ये उसकी पांचवी नॉर्मल फॉर्म की रिस्ट्रिक्शन है। इसी तरह सिक्स नॉर्मल फॉर्म को देखें तो वो बताता है कि सिक्स नॉर्मल फॉर्म इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, ये अभी स्टैंडर्डाइज नहीं हुई, yet however it is being discussed by database experts for some time. Hopefully we uh, would have a clear and standardized definition for six normal form. So वो कह रहा है कि अभी इस पे काम चल रहा है सिक्स नॉर्मल फॉर्म पे, जल्द हमारे पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिसमें हमें सिक्स नॉर्मल फॉर्म के बारे में बताया जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है कि तीन नॉर्मल फॉर्म्स हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं, जिनको कवर करने पर हमारा डाटा मोस्टली नॉर्मलाइज्ड हो जाता है, हमारे पास डाटा सिंपलर से सिंपलर फॉर्म में और रिलायबल फॉर्म में प्रोवाइड हो जाता है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल टू नॉर्मलाइजेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़।